जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद चैलेंज में। तो साथियों, सीटेट 14 दिसंबर को होना है। पहले 15 दिसंबर को होना था, अब इसकी डेट चेंज कर दी गई है। अब ये 14 दिसंबर को आपका कराया जाएगा। इसके लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो। मैथ्स में हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ईवीएस में हमारे 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको एनसीईआरटी की समरी भी करा चुका हूं। एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th 5th की समरी में आपको करा चुका हूं। इसके अलावा एक मैराथन क्लास और दी है मैंने ईवीएस की। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पर इन चारों वीडियो को देखने के बाद ईवीएस की धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए। ईवीएस में आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिलेंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि कुछ भी वहां छोड़ा नहीं गया है। उन चारों वीडियो में सब कुछ शामिल किया गया है। और इसके अलावा प्रैक्टिस भी हम लोग धुआंधार कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट देखते चलिए, उन 4 वीडियो को देख लीजिएगा। कोई 35 मिनट का वीडियो, मैक्सिमम 50-55 मिनट की वीडियो है। 4 वीडियो है। आप 2.5 से 3 घंटे में चारों वीडियो खत्म करके प्रैक्टिस पर आ जाइए। आपके 30 आउट ऑफ 30 ईवीएस में मार्क्स आएंगे, इतना भरोसा आप लोग कर सकते हैं। और मैथ्स में भी 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिला आपको दिलाकर रहूंगा। कुल मिलाकर 60 में से 60 नंबर हम ईवीएस और मैथ्स में लाकर रहेंगे। 60 में से 60 नंबर हमारे ईवीएस और मैथ्स दोनों में हमारे आकर रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 98083447, चलिए दूसरे पेन से लिख देता हूँ, 9808347403 इस नंबर पर आप मैसेज करके, आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, मैसेज करना है 9808347403। इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। सीटेट के नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर पीवाईक्यू प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ मैं कह सकता हूँ 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट दूंगा, कंप्लीट 150 मार्क्स के आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे यहाँ पर ईवीएस के। 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ दिए जाएंगे मैथ्स के। 500 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे यहाँ सीडीपी के। 500 क्वेश्चन दिए जाएंगे यहाँ सीडीपी के। और एनसीईआरटी 3rd 4th 5th की समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। 99 रुपीज में ये सब कुछ आपको मिलेगा। 99 रुपीज में एक बुक नहीं आएगी एनसीईआरटी की। मैं आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये सब कुछ आपको 9808347403 पर मैसेज करके 99 रुपीज में नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ईवीएस मैथ्स के प्रैक्टिस सेट अलग से, सीडीपी के 500 क्वेश्चन अलग से, एनसीईआरटी की समरी अलग से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से पेंगुइन का क्या एक अभिलक्षण गुण नहीं है? नेगेटिव ऑप्शन है, यानी तीन इसमें से क्या है? पेंगुइन जो होती हैं उनके गुण हैं और एक उनका गुण नहीं है, ये आपको बताना है। तो नंबर 1, उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीर में बहुत वसा यानी फैट है। तो भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। उनका शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय होता है, इसी वजह से ये लोग स्विमिंग कर पाते हैं, इसी वजह से तैर पाते हैं, बहुत अच्छे स्विमर ये होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी भी सही है। वे एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, आपने देखा होगा। पेंगुइन आपको झुंड में ही दिखाई देंगी, एक झुंड नहीं मिलेगी, एक नहीं मिलेगी, झुंड में दिखाई देती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। ये आपने नहीं देखा होगा कि वे अपना रंग जो है आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, तो ये ऑप्शन ही रॉन्ग हो जाएगा। और जब ऑप्शन रॉन्ग है तो गुण नहीं है, यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। यानी ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाए, और भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे यदि आप विद्यालय में हैं और भूकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, खिड़कियों के समीप चले जाएंगे, जो विंडोज है उनके पास चले जाएंगे, डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे, सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएंगे, भूकंप संबंधी आप ड्रिल करेंगे, या सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे? तो भाई यही यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन। भूकंप कभी भी आए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप जिस बिल्डिंग में हैं उस बिल्डिंग से आप लोग बाहर निकलने की कोशिश करें, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, ठीक है ना।
क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर वर्णों पर विचार कीजिए। ये घरों के बारे में दिया हुआ है, इस पर आपको विचार करना है, इस पर आपको विचार करना है। लेह में 2 मंजिल समतल छतों के मकान होते हैं, बिल्कुल ठीक है। निचली मंजिल पर जानवर और अनावश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। तो लेह के मकानों के बारे में बात की गई है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, रॉन्ग ऑप्शन है। पढ़ाया हुआ है, हिमाचल में नहीं, असम में बनाए जाते हैं। 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के खंभों पर बने होते हैं, ये हिमाचल में नहीं, असम में बने होते हैं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। राजस्थान के गांवों के लोग कंटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। या तो मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाए या राजस्थान आ जाए, दोनों ऑप्शन सेम रहेंगे, ये भी ठीक है। श्रीनगर कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ आपके 2 ऑप्शन ठीक हैं, ए और सी। ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन गया। यानी कि ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है? भारत के किस राज्यों में तेल क्षेत्र पूछा है भाई। ऑप्शन डी तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। भारत के किस समूह में तेल क्षेत्र है? तो किस क्षेत्र में है भाई? ऑप्शन नंबर असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इसमें भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश, गुजरात में भी, तमिलनाडु में नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। कि तेल क्षेत्र किस में है भाई? असम में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है, आपको राइट ऑप्शन चुनना है कि राइट क्या होगा। गोवा, पांडिचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं, रॉन्ग ऑप्शन। गोवा, पांडिचेरी दोनों बंगाली की खाड़ी के तटवर्ती हैं, रॉन्ग ऑप्शन। गोवा बंगाली खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पांडिचेरी इसका है, रॉन्ग ऑप्शन। पांडिचेरी बंगाली खाड़ी का है तटवर्ती जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती, ये राइट ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है भाई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन कभी कभी ऐसा सीबीएसई टेट में पूछ लिया जाता है। चलिए भाई, क्वेश्चन 5 बहुत अच्छा है, क्वेश्चन 5 बहुत अच्छा है, कई बार मेरे द्वारा क्वेश्चन पढ़ाया भी जा चुका है। बहुत अच्छे से मैंने पक्षियों हों, जानवर हों, मैंने एक्सप्लेन किए हैं, चाहे वो आपकी बुक्स के अंदर के क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी की बुक्स के क्वेश्चन हो, या जो एक मैंने मैराथन डाला है उसकी बात करें, ये सब कुछ वहां है। चारों वीडियो देखिए, मस्त क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए, ईवीएस में बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करके आओगे। बहुत अच्छा नहीं, 30 आप तो 30 करके आओगे, इतना मुझे खुद पर और आपकी मेहनत, दोनों की मेहनत पर भरोसा है। जिस तरीके से मेरे द्वारा नोट्स तैयार किए गए हैं, जिस तरीके से मेरे द्वारा मैराथन डाली गई है, जिस तरीके की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करोगे, इतना मुझे पूरा पूरा भरोसा है आप पर और खुद पर। तो पक्षियों का अध्ययन करने वाले प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अपने अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, तो मैंने बताया था नर वीवर क्या करता है, घोंसले बनाता है, और मादा वीवर एक एक करके उन सभी घोंसलों को देखती है, उसको जो भी घोंसला पसंद आता है उसमें ही वो अपने बच्चे या अंडे देती है। तो ऐसा कौन सा भाई? वीवर पक्षी। ऐसा कौन सा पक्षी है? वीवर पक्षी। एक चीज और इससे रिलेटेड है, कौवा भी क्या करता है? घोंसला बनाता है। कौवा क्या करता है? घोंसला बनाता है। कोयल जो होती है, कोयल जो होती है ये घोंसला नहीं बनाती, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, और कोयल जो होती है अपने अंडे किस में देती है? कोयल के घोंसले में ही देती है। तो एक तो कोयल हो गई जो अपना घर नहीं बनाती, जो अपना घोंसला नहीं बनाती, और एक मादा वीवर, ये दोनों घोंसले नहीं बनाते। मादा वीवर नर वीवर के सभी घोंसलों को देखती है कि भाई किसका सुंदर सा बना हुआ है, किसका सबसे प्यारा घर है, और उसी में जाके वो अपने अंडे दे देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा वीवर पक्षी हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा, दर्जन चिड़िया का तो इजिली बता दोगे, मैंने आज ही पढ़ाया है, आप चाकर चैनल पर देख सकते हैं, एक मैराथन वीडियो डाला हुआ है। कलचिड़ी और शक्करखोरा ये दोनों अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, वहां से पढ़कर आइए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कहाँ बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, कमेंट में आपके इन दोनों ऑप्शंस के आपको आंसर बताने हैं।
क्वेश्चन 7 पर आते हैं। लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। लिंग संबंधी विषयों के बारे में बात की गई है। आइडेंटिफाई द कॉमन मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग जेंडर इश्यू। यहां पर इसके बारे में आपको जो गलत है वो बताना है, ठीक है भाई। तो यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, गलत ऑप्शन भाई, लिंग से संबंधित। यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है, सिर्फ महिलाओं के विषयों से थोड़ी संबंधित है, ठीक है ना। तो गलत अवधारणा तो यही हो गई ना, गलत बताना है तो महिलाओं के विषयों से संबंधित थोड़ी, तो यही गलत हो गया। यह एक सामाजिक ढांचा है, यह एक प्रकृति में गतिशील है। तो ये तीन ऑप्शन तो सही हो गए, ये तीन ऑप्शन हमारे सही हैं। और हमसे गलत पूछा था कि महिलाओं के विषयों से संबंधित, सिर्फ महिलाओं के विषयों से थोड़ी संबंधित है, गलत पूछा था। तो जब गलत पूछा था तो यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन 3 से 4 बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अपनी वीडियो में डिटेल में एक एक लाइन, एक एक स्टेप, एक एक वर्ड में आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ा कर आ रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत नहीं करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत नहीं करोगे, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए, तो इसमें राइट क्या क्या होगा? बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना, बिल्कुल राइट ऑप्शन है भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी, अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों के अपने पीछे चलाना, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। याद हो आपको तो मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था अपने ग्रुप के सबसे पीछे चलाना, सदस्य आगे चलेंगे और ये जो ग्रुप लीडर होगा ये सबसे बाद में चलेगा कि कोई रह ना जाए। विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही है, ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन डी, जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रोकने के लिए कहना, बिल्कुल गलत ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सभी को साथ लेके वो चलेंगे, जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो इसमें जो सही है ए सी ई सही है, ए सी ई सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं एलिमिनेशन मेथड पर, अब आ जाते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड पर। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, देखिए सीटेट में एग्जामिनर नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की है वो चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकता है। समझिए कैसे, बी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। जब बी ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया तो बी ऑप्शन यहां भी है, बी ऑप्शन यहां भी है, बी ऑप्शन यहां भी है। कुछ हमें पढ़ने की जरूरत थी, नहीं पढ़ने की जरूरत, आंसर में मिल चुका था, ठीक है ना। क्वेश्चन 9 पर आओ। क्वेश्चन 9 पर आते हैं। यहां मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है कि पर्वतारोहण एक सामूहिक क्रिया है जिसमें ग्रुप लीडर होते हैं जो निम्न कार्य करते होते हैं। फर्स्ट, ग्रुप लीडर को ग्रुप के पीछे चलना, वहां दे रखा था, अगर ऑप्शन 2 पे ये तो यहां दे रखा था आगे चलना, इसलिए मैंने गलत कर दिया था, ठीक है ना। तो यहां देखिए पीछे चलना, ग्रुप के सदस्यों को सामान ले जाने में सहयोग करना, यहां देखिए मैंने ये राइट किया है, सामान ले जाने में सहयोग करना। ग्रुप के रहना और अन्य सदस्यों को पीछे चलना, ये हो गया, सॉरी, सामान ले जाने में मदद करना, ये राइट ऑप्शन कर दिया मैंने। नेक्स्ट आइए, ग्रुप के सदस्यों की चढ़ने में मदद करना, अभी सही करके आ रहा हूँ। ग्रुप के सदस्यों को थक जाने पर रोकने के लिए सही जगह ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, ये भी बता कर आ रहा हूँ। ग्रुप के सदस्यों की बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करना, ये भी वहां शामिल था। ग्रुप के सदस्यों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, ये भी राइट ऑप्शन था। तो ये सभी जिम्मेदारी होती हैं ग्रुप लीडर की, ये सभी जिम्मेदारियां एक ग्रुप लीडर की होती हैं। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर अब आप समझ चुके होंगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7 को सोल्व करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो ग्रीष्म ओलंपिक 2000 ग्रीष्म ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। प्रथम भारतीय महिला कौन है भाई? ग्रीष्म ओलंपिक 2020। तो सबसे पहले ग्रीष्म ओलंपिक 2020 कहाँ हुए थे भाई? सिडनी में हुए थे। कहाँ हुए थे भाई? सिडनी में हुए थे, याद रखिएगा, ठीक है भाई। जीतने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल। तो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, अफसान मंसूरी, सुनीता विलियम्स, कर्डम मल्लेश। जिसने पढ़ा है वो इजीली कर पाएगा। बछेंद्री पाल मैंने पढ़ाया हुआ, कौन थी? सुनीता विलियम्स जानते हो आप अच्छे से, कौन थी? कर्डम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, इन्होंने जीता था। और किस में जीता था भाई? 69 kg में, 69 kg 69 किलो वर्गग्राम में इन्होंने मेडल जीता था। 2000 ग्रीष्म ओलंपिक सिडनी में हुए थे, वहां पर 69 किलो वर्गग्राम में इन्होंने मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? फैमिली के बारे में बात की गई है और ये बताना है कौन सा एक जो स्टेटमेंट है वो सत्य है। एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवार में केवल रक्त संबंधित अच्छा,
दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता, ठीक है। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहा जा सकते। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न अर्थ हो सकता है। चलिए अब इसमें सत्य पूछा है, सत्य पूछा है। एक चीज समझिए, फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। भाई मान लीजिए आप हो, आपने किसी से शादी की, तो आपका ब्लड रिलेशन तो था नहीं, लेकिन वो आपकी क्या बन गई, फैमिली बन गई, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। जिन बच्चों को गोद लिया जाता है उनको नहीं कहा जा सकता परिवार, रॉन्ग ऑप्शन हो गया, बिल्कुल कहा जा सकता है। केवल एक अभिभावक के साथ ही रहने वाले परिवार नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल कहा जा सकता है। भाई एक फादर है, एक मदर है, दो उनके बच्चे हैं, तो ये बिल्कुल फैमिली कही जा सकती है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्ति के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। जैसे एक के लिए परिवार का अर्थ क्या हो गया, उसके दादा दादी हैं, उसके माता पिता भी हैं, चाचा चाची भी हैं, ताई ताऊ भी हैं, और वो खुद है, उसके माता पिता भी। एक के लिए क्या हो गया कि उसके परिवार में मान लीजिए चाचा ताऊ, चाचा चाची, ताई ताऊ नहीं है, तो क्या है, दादा दादी हैं, माता पिता हैं, दो बहन भाई हैं, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 11 पर आते हैं, और क्वेश्चन 11 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले लेना, सीटेट कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, ईवीएस के प्रैक्टिस सेट, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिलेगा आपको। इस नंबर पर मैसेज करके लेना, ₹99 में मिलेगा भाई, पेड है। फिर बोलते हो सर आपने बताया नहीं था, पेड है, कॉल किसी को नहीं करना भाई, मैसेज करके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, प्लीज आप लोग कॉल मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर निम्नलिखित पहेली को सॉल्व कीजिए। पहेली दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है। पहेली को आपको सॉल्व करना है। रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटरगुंग 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 कौन करता है भाई, कबूतर करता है, छोड़ो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुटरगुंग कबूतर करता है। क्वेश्चन 12, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। ये क्वेश्चन कराने से पहले यहाँ थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन करने से पहले यहाँ थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत 2.7 है। इसके अलावा 97.3% जल महासागरों में है जो खारा है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है, शेष भाग धरातल पर ही बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ हिम नदी का। तो इसको पढ़ लेना, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है। भावात्मक परिपक्वता है, मानसिक सतर्कता भी है, संरचनात्मक सामयिक क्षमता भी, हर कोई जीतता नहीं है, हर कोई जीतता नहीं है, तो ये इसका नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 14, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है भाई, विस्थापन कहलाता है, ऋतु प्रवास कहलाता है, अप्रवास कहलाता है, खानाबदोशी कहलाता है। तो यहाँ बिल्कुल दे दिया मौसमी आवागमन, तो मौसमी आवागमन क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास कहलाता है, ऋतु प्रवास, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 15, मधुमक्खियों के उनके छत्ते में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने डिटेल में पढ़ाया है और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो दिसंबर का क्वेश्चन रहा हो, दिसंबर जो 23 का पेपर हुआ था, शायद जुलाई वाले में आया था नहीं आया था मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन दिसंबर वाले में आया था। तो इसके आने के फिर से चांसेस हैं कि फिर से क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाए, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ है कि किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कुछ ही नर मधुमक्खियां होती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। तो ये भी भाई बिल्कुल ऑप्शन सही है कि एक ही रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण, रॉन्ग ऑप्शन भाई। मैंने बताया था आपको, मैंने वहां पढ़ाया था जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे कि नर मक्खियां जो होती हैं, नर मक्खी जो होते हैं वो कोई खास काम नहीं करते, और यहाँ ऑप्शन में दे दिया कि छत्ते बनाने के लिए मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाई ये तो मक्कार होते हैं, ये तो कोई काम करते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया कट। नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों के शहद के रस एकत्रित करती हैं, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नर मधुमक्खियां नहीं करती, जो मादा मक्खियां होती हैं वो करती हैं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। यानी ए और बी सही है, ए और बी सही है, तो ऑप्शन ए सही है। ए और बी सही है तो ऑप्शन ए सही है। स्टेटमेंट के रूप में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में पढ़ाया हुआ है, 3rd 4th 5th के एनसीईआरटी में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है आपको, इस चीज को गलत नहीं करना। एक वर्ड, छोटा सा वर्ड आपको गलत, सब कुछ गलत करा देगा।
यहां भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए, मधुमक्खी के छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, मैंने बताया था, जो मक्खी के छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती हूँ। यहां दिया गया था कि वो क्या करती हैं, यहां दिया गया छत्ते बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि मैंने क्या बताया, अभी क्या लिखा हुआ है, बताया भी है कि वो कुछ खास काम नहीं करती। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और बहुत सी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। रानी मक्खी केवल एक होती है जो अंडे देने का काम करती है। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का काम है सिर्फ इसका। जो दिन भर शहद के लिए रस एकत्रित करते हैं, कौन करती है भाई, बहुत सी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, वही करती हैं। नर मक्खियां यहाँ पर नाम नहीं है। इसके अलावा लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खियों को अंडे देने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से दिसंबर, और लीची के फूल इनको सबसे बेस्ट लगते हैं, सबसे ज्यादा इनको लुभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस को ईवीएस को एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है। ईवीएस को एकीकृत विषय के रूप में किस लिए देखा जाता है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में किस लिए देखा जाता है, ये आपका यहां पर पूछा गया है। यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। चलिए देखते हैं। इसमें ईवीएस के अध्ययन में छात्रों, शिक्षक और अभिभावकों को शामिल किया। भाई शिक्षक अभिभावकों को शामिल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यह समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है। चलिए देखते हैं। यह गतिविधियों, प्रयोगों, चर्चाओं को ईवीएस की शिक्षा देने के लिए एकीकृत करता है। तो भाई इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा, इसका बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि है, इंटीग्रेटेड है, इसलिए यहां पर क्या है, ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है। इसमें आपने जानते हैं एसएसटी भी आ जाती है, साइंस भी इसके अंदर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा कक्ष में मूल द्विमीय निरूपण द्वारा संपत्ति का मानचित्रण आरंभ होता है। किससे आरंभ होता है, ये आपका यहाँ पर पूछा गया, किससे आरंभ होता है। तो आप जानते हैं ईवीएस जो है वो 3rd to 5th चलती है। ईवीएस 3rd to 5th चलती है। क्लास फर्स्ट सेकंड के लिए ईवीएस नहीं है, ओरल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन। आरंभ कहां से होता है ये पूछा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, दुर्गा रानी से कहती है पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल है। कबीर कहता नहीं, यह तेल में तली हुई पूड़ी जैसा होता है। रणबीर कहता नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई निम्नलिखित के किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है, विकास को सूचित करती है। संवेगात्मक, इमोशनल यहाँ कोई बात नहीं है। मनोप्रोडक्ट, साइकोमोटर की बात नहीं है। अफेक्टिव, भावात्मक, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक राइट ऑप्शन हो जाएगा। कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। क्वेश्चन 19, बीन तथा तुम्मा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन सीटेट का है, 3rd 4th 5th की बुक में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। जिसने मेरी थ्योरी वाली वीडियो देखी है चुटकियों में कर देगा। किससे बनाई जाती है भाई, सूखी लौकी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, सूखी लौकी से बनाई जाती हैं। क्वेश्चन 20, बीन, देखिए यहां पढ़ लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ऐसे वाद्य यंत्रों का उपयोग कालबेलिया की पार्टियों में किया जाता है, जो सपेरे होते हैं। कालबेलिया मैंने बताया, सपेरे के बारे में बताया था मैंने। सपेरे क्या होते हैं, कालबेलिया को सपेरे भी कहा जाता है, जो सांप को पालने का काम करते हैं। अपने बच्चों की शादी में, दहेज में भी ये सब सांपों को देते हैं। इसके अलावा खंजीरी भी एक वाद्य यंत्र है जो लौकी से ही बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, बीन, तुम्बा और खंजीरी। बीन, तुम्बा, खंजीरी तीनों याद रखने हैं। किससे बनाए जाते हैं, बीन, तुम्बा और खंजीरी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 20, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। सीखने के आकलन के रूप में अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या आकलन प्रदान करता है भाई, आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन बिल्कुल करता है। सहकर्मी, पीयर असेसमेंट बिल्कुल करता है। समेटिव असेसमेंट नहीं करता, योगात्मक आकलन नहीं करता भाई। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक करता है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि करता है। तो यानी कि जहां जहां सी है काट दो, सी एक कट गया, सी का एक कट गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। बेस्ट ऑप्शन है ए बी डी, तो ए बी डी ऑप्शन बी में है। ए बी डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ए बी डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 21 पर। और क्वेश्चन 21 पर आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दिए। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किए बिना कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। क्वेश्चन 21 पे आने से पहले अगर आपको सीटेट के नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करना। कंप्लीट सीटेट के नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। कंप्लीट सीटेट के नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है ना।
और इसके अलावा आपको यहाँ पर नोट्स के अलावा 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट मिलेंगे, 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट जो रहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे मैथ्स के, 500 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे सीडीपी के, और एनसीईआरटी की समरी 3rd 4th 5th की भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल किसी को नहीं करना। सभी चीज़ों का प्राइस जो रहेगा ₹99 रहेगा, ₹99 रहेगा। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा और कोई भी फालतू लोगों भी मैसेज ना करें, ना अपना ना मेरा टाइम वेस्ट प्लीज़ मत कीजिएगा। क्वेश्चन 21 पर आते हैं। विषय परिवार एवं मित्र। विषय परिवार एवं मित्र मैंने बताया था भाई 6 थीम है आपकी, 6 थीम है, जिसमें से पहली थीम जो है फैमिली एंड फ्रेंड ही है। परिवार एवं मित्र हमारी पहली थीम ही है। तो इसमें फैमिली, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विषय परिवार एवं मित्र में पौधे एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है, जिससे कि, क्यों सम्मिलित किया गया है, जिससे कि क्वेश्चन नंबर 21, जिससे कि क्या हो सके भाई, इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव उसके साथ कैसा प्रांगण है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। उन्हें एक समग्र और समकालित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। सही ऑप्शन है। उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। सही ऑप्शन है। विद्यार्थी को पौधों और जीवों में विवेदन करने की योग्यता दी जा सके। ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो एबीसी सही है, एबीसी सही है, तो यानी कि ऑप्शन ए सही है। एबीसी सही है तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हमारा ऑप्शन ए सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 है, जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक ने आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे, क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? कौन सा पद सही वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। अनुकूलित उद्दीपन, अनुकूलित उद्दीपन, अनानुकूलित उद्दीपन डी ऑप्शन है। अनुकूलित उद्दीपन सी ऑप्शन है। अनानुकूलित प्रतिक्रिया बी ऑप्शन है। और अनुकूलित प्रक्रिया कंडीशनल रेस्पॉन्स, पावलप याद आ गए होंगे, कुत्ता वाला रूल याद आ गया होगा, लार आपको याद आ गई होगी जिसने सीडीपी थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो भाई तो कंडीशनल रेस्पॉन्स, अनुकूलित प्रतिक्रिया, ये ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए यहाँ राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23। ईवीएस की सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी बिकम द मेजर मीडियम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ईवीएस? शिक्षक बनना चाहिए, छात्र बनने चाहिए, पर्यावरण बनने चाहिए, या माता पिता बनने चाहिए, या माता पिता बनने चाहिए? ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्न कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? तो भाई इन्वायरमेंट बनना चाहिए, पर्यावरण बनना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। कक्षा 5 के छात्रों के लिए, कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ में शामिल होने चाहिए। खुद शामिल होना चाहिए, घर शामिल होना चाहिए, स्कूल शामिल होना चाहिए, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय शामिल होने चाहिए। पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय शामिल होने चाहिए। फॉर क्लास 5th स्टूडेंट द करिकुलम ऑफ ईवीएस शुड इंक्लूड कंटेक्स्ट रिलेटेड टू क्या? सेल्फ, होम, स्कूल, नेबरहुड एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। तो क्या शामिल होना चाहिए भाई? सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय शामिल होने चाहिए, समुदाय शामिल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? स्थायी यानी परमानेंट, एक दशा विषय, वस्तुनिष्ठ या अनुभवजन्य, या एक्सपेरिमेंटल, या एक्सपेरिमेंटल। तो यानी कि हिंदी से समझ में ना आ रहा हो तो एक्सपेरिमेंटल डी ऑप्शन। इंग्लिश से आप लोग इजीली निकल पाओगे आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। 26 पर आने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए और लोगों से भी करवा दीजिए। मुझे
अगर आपको लगता है कि क्लास ये सेशन ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी है, आप लोगों के लिए फायदेमंद है, आपको कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिल रहा है, तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और शेयर भी आपको करना है। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह क्या है भाई? वह पोर्टफोलियो है, उपाख्यात्मक रिकॉर्ड यानी कि, ठीक है ना, रूब्रिक है, या संचयी रिकॉर्ड है, या संचयी रिकॉर्ड है। तो मैंने एक बताया भी था, मैंने एक चीज भी आपको बताई थी कि रूब्रिक क्या है, मैंने आपको बताई भी थी कि रूब्रिक आकलन का एक तरीका है। रूब्रिक क्या है? रूब्रिक आकलन का ही एक तरीका होता है, मैंने आपको कल बताया था शायद ही कि रूब्रिक क्या है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, नए वर्ड हो आपके लिए, तो आकलन का एक तरीका है रूब्रिक, आकलन का ही एक तरीका है रूब्रिक। बट इसका राइट आंसर बनेगा एक आकलन उपकरण जो केवल न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वो क्या है भाई? वो पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो है। सीडीपी में भी क्वेश्चन आ जाता है, ये किसी की पेडागोजी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो आपकी सीडीपी आती थी 30 नंबर की, वहां भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 में का ऑप्शन एक राइट आंसर बन जाएगा। 27वें क्वेश्चन पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों में सहित पर्यावरण को महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। ठीक है भाई, पर्यावरण के महत्व की सराहना करें। ऑप्शन सी, विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें। ऑप्शन डी, पर्यावरण में संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों को बच्चों को शामिल करें। तो भाई राइट आंसर जो बनना चाहिए यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क जो है ये है, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों में सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। ऑप्शन एक जो है क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 चलिए भाई, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो सीटेट के नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा भाई मैं बताता चलता हूँ, यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट आपको मिलेंगे नोट्स 5 सब्जेक्ट के। कंप्लीट नोट्स के अलावा 20 प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे कंप्लीट, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको कंप्लीट। 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट मिलने के बाद, 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट मिलने के बाद 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे मैथ्स के, 500 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सीडीपी के, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की मिलेगी एनसीईआरटी समरी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ₹99 में, सब कुछ मिलेगा आपको ₹99 में। इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स, सभी प्रैक्टिस सेट, सभी जो 20 मार्क्स के प्रैक्टिस सेट हैं वो भी ले सकते हैं। सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करके आपको मिलेगा। आप लोग कॉल मत कीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है भाई, मैसेज करना है। इस नंबर पर मैसेज करके ही आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। कॉल प्लीज मत कीजिएगा और फालतू के लोग भी मैसेज मत कीजिएगा, ये सब कुछ पेड रहने वाला है। पेड सिर्फ और सिर्फ ₹99 में रहेगा, आप जानते हो। आप अगर एनसीईआरटी की एक बुक भी लेते हो तो भी आपको शायद वो ₹99 में, शायद एक बुक पुरानी मिल जाए, नहीं भी हो सकता है एक मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको इतना सब कुछ दूंगा, इतना सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। और एनसीईआरटी का आप बुक पढ़ोगे, 3 बुक है, 3 बुक को शायद आप 1 वीक में कंप्लीट कर लो, फिर रिवीजन में 2 दिन बिगाड़ दो, और मैं यहाँ पर जो नोट्स दूंगा 2 घंटे में आप सभी नोट्स को पढ़ सकते हो। और रिवीजन के तौर पर आप मुश्किल से मुश्किल 40 से 50 मिनट में उनका फास्ट रिवीजन भी आप लोग कर सकते हो, उनका फास्ट रिवीजन भी आप लोग कर पाओगे। इसलिए ये नोट्स आप लोगों के लिए बेस्ट नोट्स रहने वाले हैं। सीटेट न सिर्फ आप इन नोट्स से पास करोगे बल्कि आप एक बहुत अच्छा स्कोर भी सीटेट में आप लोग यहाँ से कर पाओगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है। क्या ये बेस्ट नोट्स आप लोग के लिए रहने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए थे या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, स्कूल में जो साथ पढ़े थे उनके साथ, कोचिंग में जो साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ
शेयर जरूर कीजिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत भी वीडियो अच्छा लगा हो, ये लगा हो आपने कुछ सीखा इससे, तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और वीडियो पर कमेंट करके जुड़ जाइएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।